अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम। ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें दो पार्ट तीन पार्ट पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम और एक पढ़ना है हमको एसिड एंड बेस। ठीक है, तो उसी के अंदर जो है हमको कॉमन एंड इफेक्ट भी पढ़ना होगा। तो मेनली ये चैप्टर जो है तीन पार्ट में डिवाइड है आपका। ओके, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ये होता है कि जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, डिकम्पोज होता है, वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट बनता है। और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे जो है प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज होकर रिएक्शन में कन्वर्ट होता जाता है और दोनों का रेट एक वक्त पे आके इक्वल हो जाता है डिकम्पोज होने का। तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका जो साइन होता है इक्विलिब्रियम का ये होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का साइन ये है कि इसमें है कि मान लीजिए ए है और ए बी से कंबाइन होकर के आपका सी और डी कर रहा है फॉर्म। अब जैसे सी और डी बना उसके फौरन बाद क्या है, सी और डी डिकम्पोज होके ए और बी में कन्वर्ट होने लगा। तो जब ए और बी में कन्वर्ट होने लगता है तो उस केस में क्या होता है, जब दोनों का रेट, इसके डिकम्पोज होने का रेट, इसके भी डिकम्पोज होने का रेट, या इसके फॉर्म होने का रेट, इसके फॉर्म होने का रेट जब इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब यहां पे अगर मैं टाइम ले लेता हूं, ओके, और यहां पे मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन इस केस पे, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे हाई होगी। तो इनिशियल टाइम पे जब कंसंट्रेशन इसकी हाई होगी तो धीरे धीरे जब रिएक्शन होगी ए और बी की तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी इस तरह से, ये रहेगा। ओके, अब वो t इजिकल्स टू इनिशियल टाइम पे, जीरो टाइम पे क्या होगा, सी और डी की कंसंट्रेशन जीरो होगी कि उस वक्त नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ए और बी, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी, ये दोनों के दोनों जब हमारे डिकम्पोज होना शुरू होंगे तो ये जीरो है, यहाँ से सी और डी है, तो यहाँ पे सी प्लस डी है, तो सी और डी की जो कंसंट्रेशन है वैसे वैसे क्या होगी, आपकी बनना स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे बनना स्टार्ट होगी वैसे वैसे ये आपका आगे बढ़ेगा इस तरह से, ये रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आके देखेंगे आप, एक स्टीडी हो गया, ये जो पॉइंट है जहां स्टीडी हो गया, एकदम से इक्वल हो गया, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट का फॉर्मेशन और रेट का डिकम्पोजिशन जब हमारा इक्वल हो जाता है तब हम उसको, उस केस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। यहां पे क्या होता है कि लाइक हमारे पास अमोनिया है, अगर मैं लेके चलूं कि अमोनिया, एक मिनट, मैं बात करता हूं अमोनिया की। जैसे हमारे पास N2 प्लस 3H2 और रिवर्सिबल साइन 2NH3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे N2 के मोल अलग हैं, H2 के मोल अलग हैं और अमोनिया के मोल बिल्कुल अलग है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे अगर मैं टाइम ले लेता हूं और यहाँ पे फिर मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि देखो, इसमें N2 का मोल तो एक है, अमोनिया के हाइड्रोजन के मोल 3 है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि N2 के मोल तो हाइड्रोजन के कंपेयर में कम है। तो क्या होगा कि अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो T इजिकल्स टू जीरो टाइम पर इसकी, इन दोनों की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी और इसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी। अब जैसे ही N2 और H2 आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका अमोनिया बनेगा, तो N2H2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहां पे अगर मैं H2 ले लेता हूं और यहां पे अगर मैं N2 ले लेता हूं इस तरह से, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसकी हाईएस्ट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो उस केस में वो स्टेडी हो जाएगा, यानी कि फिर हमको मालूम, फिर वो टूट भी रहा होगा और बन भी रहा होगा, डिकम्पोज भी हो रहा होगा और फॉर्म भी हो रहा होगा, दोनों हो रहे होंगे। ऐसे हाइड्रोजन के केस में होगा, हाइड्रोजन के N2 के केस में, N2 के केस में क्या होगा, डिकम्पोज भी हो रहा होगा और साथ में बन भी रहा होगा।
इस तरह से। अब हम अमोनिया की करते हैं बात, तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है NH3, तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली क्या होगी, 0 होगी, और फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होगी इस तरह से, ये रहेगा। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये चीजें होती है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो हमको निकालना होता है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसको, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम इसको बोल देते हैं। कांस्टेंट पूरा लिख देता हूं, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम इसको बोल देते हैं। अब देखिए कैसे करके, जैसे हमारे पास है ए प्लस बी और यहां पे सी, यहां पे डी, ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो हम लिखेंगे के लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट और उसके बाद लिखेंगे रिएक्टेंट। तो ये रेशियो होता है आपका क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ, ये रहेगा प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका रेशियो रहेगा। तो ये रहेगा कंसंट्रेशन की सी की पावर सी और कंसंट्रेशन डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये हमारा इक्विलिब्रियम का रेशियो रहेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बोल देते हैं। ये चीज होती है, ठीक है ना। ऐसे अब अगर हम देखें कि दो इक्वेशन में रिलेशन देखें, या एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास H2 प्लस I2 और आपका रिवर्सिबल साइन है 2HI, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो कंसंट्रेशन इसकी है 1 मोलर, इसकी भी है 1 मोलर और इसकी भी है 1 मोलर है। हमको एक रिएक्शन दी हुई है ये वाली, और इसकी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, I2 की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और 2HI की भी क्या है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो इस केस में क्या रहेगा कि अगर हम के इक्विलिब्रियम निकालें तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो आपका जितना स्टिक्योमेट्री होगा वो उसके पावर में आ जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2 ये रहेगा। अब इसमें इनकी रख दो वैल्यू, HI की वैल्यू है 2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 × 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये होता है। अब देखते हैं कि दो रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, दो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। मतलब सेम रिएक्शन अगर रिवर्सिबल का हो और दूसरे एक में वो डिकम्पोज हो रही है, एक में फॉर्म हो रही हो, उस केस में दोनों के कांस्टेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। मतलब हमारे पास जैसे मैं कहूं कि H2 प्लस I2 और रिवर्सिबल साइन और आपका 2HI है, और एक हमारे पास है 2HI इस तरह से, ठीक है। या एक काम करते हैं, ऐसे ना लेकर के अगर हम लेते हैं HI और यहां से हम बोलेंगे H1/2 H2 प्लस 1/2 I2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है आपका K और इसका होगा इक्विलिब्रियम K डैश। और हमसे पूछा रिलेशन बिटवीन K एंड K डैश, K एंड K डैश के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमको यहाँ पे बताना होगा। तो अगेन पहले इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी तो हम बोलेंगे K इज इक्वल्स टू, तो H2 की पावर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI, ये होगा, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो हमारे पास मैं कहूंगा ऑन स्क्वायरिंग,
अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास बनेगा k डैश स्क्वायर, क्योंकि यह k डैश है तो k डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 2 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर तो अब 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा h2 इंटू i2 और ये हो जाएगा हमारे पास hi का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों उल्टे हैं या नहीं है? अगर मैं इसको इनवर्स में ले लूं, मतलब मैं अगर बोल दूं कि 1 अपॉन k डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो हमारे पास बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ hi का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ h2 कंसंट्रेशन ऑफ i2, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब ये जो टर्म है ये वाला हमारे पास k के इक्वल है तो हम बोल देंगे 1 अपॉन k डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। तो k डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू k में हमारा यही रिलेशनशिप है कि क्या है, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k डैश स्क्वायर, या ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं और k डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k की पावर हाफ, इस तरह से। क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे लेंगे रूट में तो ये रूट में आ जाएगा, चाहो तो रूट में लिख दो या आप ऐसे लिख दो 1 अपॉन k अंडर रूट, ऐसे करके भी लिख सकते हो, यानी कि k डैश इज इक्वल्स टू दिस या दिस और k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k डैश स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इक्वेशन लेते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एग्जांपल है द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ N2 फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास में एग्जांपल नंबर है हमारे पास 7.1 में, इसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जो डाटा है मैं वो लिख रहा हूँ कि कह रहा है कि अमोनिया को फॉर्म करना है N2 प्लस H2 से। ये रहा हमारे पास NH3, तो इसको अगर मैंने ये कर लिया तो हमारे पास 2NH3 ये हो जाएगा, N2 रहेगा। ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन N2 की जो कंसंट्रेशन है वह 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, इसकी क्या है कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। ओके, और उसके बाद है H2 की कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मोलर है। और कह रहा है एंड अमोनिया की कंसंट्रेशन 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, इसके 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। ये तो हमसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा है। Kc बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K, Kc, Kp कुछ भी बोल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। रिमेंबर दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए उसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। तो अगेन Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, यहां पे ये रहेगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो Kc हमको निकालना है, N2 की कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, अपॉन N2 की है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी है 3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। इसको हमको सॉल्व करना है, ये आगे की मैथ्स है हमारी, तो इसको हम ऐसे भी लिख दें 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 ये रहेगा, और एक बार और लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 ये रहेगा। तो 10⁻⁻2 और एक ये, इससे हमारे ये वाले दो जाएंगे इस तरह से, आप देखो। ठीक है, और बाकी जो है हमारी ये कैलकुलेशन है 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 1.5 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3, और ये रहा हमारे पास एक, तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो इसमें जब Kc को कैलकुलेशन करोगे
तो जो Kc की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.06 इंटू 10⁻³ 1.06 इंटू 10⁻³ ये रहेगी इस तरह से 1.06 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास जो रिएक्शन होती है एक होमोजीनियस होता है और एक जो इक्विलिब्रियम होता है एक तो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है इसमें रिएक्टेंट और वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो फिजिकल स्टेट होती है वो सेम होती है, यानी कि सारे के सारे लिक्विड हैं तो लिक्विड होंगे, सारे के सारे सॉलिड है तो वो होंगे सॉलिड होंगे, और सारे के सारे लिक्विड है गैस है तो गैस होंगे। इसको बोलते हैं होमोजीनियस। एक होता है हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, कोई भी हमारा मिक्सचर हमारा हो सकता है। तो उस केस में जो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का आप अगर मैं कहूंगा कि या इससे पहले मैं एक चीज ले लेता हूं कि इक्विलिब्रियम इन गैसियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे मैं बोल देता हूं इन गैसियस रिएक्शन ऐसे रहेगा। ये आपका हेटेरोजीनियस का आ जाएगा, होमो का भी आ जाएगा, हेटेरो का भी आ जाएगा। होमो हो या हेटेरो हो, या तो हम लिक्विड का लेंगे या गैस का लेंगे। सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV = होती है nRT। PV = nRT ये हमारी जो होती है आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है Kp = KcRT⁴ मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना टाइम नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं या इसको ड्राइव करूं। ड्राइव आपके कोर्स में नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Kp क्या होता है? Kp होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस सिस्टम, और Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेटेड सिस्टम, मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में हमारा होगा ऐसे बोल देंगे, या जिसकी कंसंट्रेशन दी होगी, जिसका प्रेशर ना दे करके जिसकी कंसंट्रेशन दी होगी उसको हम बोलेंगे Kc, और जिसका प्रेशर दिया होगा सिर्फ उसको बोल देंगे Kp। और ध्यान रहे कि द concentration of solids remain 1 या remain constant होती, चेंज नहीं होती। मतलब जैसे हमारे पास है, जैसे एक मैं कहूं कि CaCO3 है, इसको आपने डिकम्पोज किया तो आपका CaO बना और आपका CO2 बना। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। तो इसमें जो Kp रहेगा वो आपका PCO2 का रहेगा, सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2 ये हमारा होगा। ठीक है ना, ये चीज हमारी होगी इस तरह से। यहां पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि Kp = PCO2 हमारा रहेगा। इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में, तो इनकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई असर नहीं होगा। अब देखो यहाँ के R क्या है? R होता है गैस कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वाला तब लगाते हैं जब प्रेशर की वैल्यू आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि SI में हो, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। अगर प्रेशर की वैल्यू पास्कल में दी यानी SI में दी हुई तो हम या लगाएंगे, और अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 0.083 तो ये होगा लीटर। ATM भी बोलते हैं इसको, बार भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? बार भी बोल देते हैं। लीटर ATM बार पर केल्विन पर मोल। जब लीटर यानी कि आपका वो है, वो जो होगा ये वाली हमारे पास, ये वैल्यू तब लगाएंगे जब प्रेशर की वैल्यू
या तो बार में हो या एटीएम में हो, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया होगा, वॉल्यूम लीटर में दिया होगा। और एसआई के केस में, ये जो एसआई यूनिट है इसके केस में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब में दिया होगा, किस में दिया होगा, मीटर क्यूब में दिया होगा। नहीं होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये चीज है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन क्या है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये चीजें होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना। मतलब जैसे कि हमारे पास है, अगर मैं कहूं कि हमारे पास है जैसे N2 प्लस 3H2 और रिवर्सिबल साइन 2NH3 है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये भी गैसेस फॉर्म में होती है, ये भी गैसेस फॉर्म में होती है और ये भी गैसेस फॉर्म में ही होती है। तीनों के तीनों क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा एन की वैल्यू निकालूं तो इसमें मोल कितने हैं, 2, माइनस इसमें कितने मोल हैं, इसका सम 3 ये वाले और एक ये वाला 4, तो कितना आ जाएंगे, -2। ये -2 हम यहां पे रखेंगे और केपी या केसी में से किसी एक की वैल्यू दी होगी और एक की वैल्यू पूछी जाएगी, हमको बतानी होगी, बस इतना करना होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास आगे कि प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी, राइट साइड में जाएगी या लेफ्ट साइड में जाएगी। हम ये कुछ वैल्यूज देख करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख करके ही बता पाएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। देख लो, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग ये रहेगा, इसमें आ जाए कि अगर मैं कहूं कि इफ नंबर 1 पॉइंट, इफ Kc is higher than 10⁻³ रिमेंबर दिस, अगर Kc की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc की ज्यादा है तो क्या है कि हमारे पास जो है, तो क्या होगा कि इसका मतलब है प्रोडक्ट डोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट खत्म होने वाले होंगे, प्रोडक्ट ही बन रहे होंगे, आगे जा रही होगी रिएक्शन, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें, इफ Kc इज स्मॉलर देन 10⁻³ तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट डोमिनेंट ओवर आपका प्रोडक्ट। यहां पे इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स डोमिनेंट्स। यहां पे रहेगा -3, क्या रहेगा, सॉरी मैं कहूंगा कि -3 रहेगा, यहां पे रहेगा 10⁻³, यहां पे रहेगा 10⁻³ तो रिएक्टेंट्स डोमिनेंट ओवर प्रोडक्ट ये रहेगा। और यहां पे अगर हम बात करें, इफ Kc इज इक्वल्स टू क्या है, हम कहें इफ Kc इज इक्वल्स टू जो हमारा लाई करेगा 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में, ठीक है, तब उस केस इसमें क्या होगा कि द एपरेशन कंडीशन बोथ, यानी कि हम कहेंगे इस केस में जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहेगा। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, स्टेब्लिश रहेगा। द एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट। मतलब कि अगर हम देखें, ये है हमारे पास, ये रहेगी राइट साइड, आपको पता है ए प्लस बी और आपका होता है सी प्लस डी, तो ये होती है राइट साइड और ये होती है हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट। तो यहां पे अगर हम कहें तो 10⁻³ होगा और यहाँ पे 10⁻³ होगा, और ये जो लाई कर रहा होगा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। तो अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा कम है तो इसका मतलब है हमारी जो रिएक्शन है रिएक्टेंट की ओर जाएगी। अगर 10⁻³ से ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन हमारी राइट साइड में जाएगी, और इन दोनों के बीच में है तो रिएक्शन बीच में रहेगी, मतलब इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब देखो जैसे रिएक्शन क्वेश्चन होता है, जो हमारे पास रिएक्शन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ये बता रहा होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तब हम उसको निकालते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने से पहले जो कंडीशन होती है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। मतलब कि जैसे हमारे पास एक ग्राफ मैंने शुरू में ड्रॉ किया था, ये वाला a प्लस बी और रिवर्सिबल c प्लस डी, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन, तो मैंने बनाया था ये वाला ग्राफ है ना, ओके, और यहाँ पे मैंने ये किया था। अब जरा सोचो कि हमारा इक्विलिब्रियम इस तरफ स्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इससे पहले ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे और ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और आपका जो बन रहा है प्रोडक्ट वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे a प्लस बी यानी कि c प्लस डी और यहाँ पे बोलेंगे a प्लस बी, ये है, तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम निकालते हैं, यानी कि k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ c कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b। ये रहेगी जो कंसंट्रेशन है ये वाली, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान रखना है कि लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम के बाद, मान लीजिए अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई उस केस में इक्विलिब्रियम अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी होगी या इक्विलिब्रियम खत्म होने को आ गया, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तब उस केस में अगर कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो उसको बोलते हैं हम रिएक्शन क्वोशिएंट, इसको Q से डिफाइन करते हैं, Q, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, QUOTIENT, रिएक्शन क्वोशिएंट, ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास a प्लस यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ पे हमारे पास c और यहाँ पे d, अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये चीज आप ऐसे मान लो कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी ढंग से स्टेब्लिश नहीं हुआ है, बस ये है कि ये बनना शुरू, ये डिकम्पोज होना शुरू हुई है और ये बनना शुरू हुई है, लेकिन दोनों का जो रेट है बनने और टूटने का वो इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, Q बोलेंगे, Q इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ये रहेगा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने से पहले और इक्विलिब्रियम खत्म होने के बाद हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें K और इक्विलिब्रियम Q और K, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि कब इक्विलिब्रियम अगर K की वैल्यू ज्यादा है या Q की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। ये चीजें हम यहाँ पे जो है बताने वाले हैं। मान लीजिए मैं कहूंगा हमारे पास केस नंबर 1 में Q और केस नंबर 2 Q और केस नंबर 3 में Q, इसकी वैल्यू ज्यादा है Kc से और इसकी वैल्यू कम है Kc से और इसकी वैल्यू है Kc के इक्वल है। जब Kc के इक्वल होता है तो उस केस में क्या होता है, मैं इसको लिखवा देता हूं कि इस केस में आपका इक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम।
इन इक्विलिब्रियम, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर QC की वैल्यू ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास A प्लस B है और आपका C प्लस D है, तो ये हम इसको बोलते हैं राइट साइड, हमारे राइट हैंड के हो रहे हैं ना, तो इसको बोल देंगे हम राइट और इसको बोल देंगे हम लेफ्ट, ये होता है। तो अगर QC की वैल्यू ज्यादा, यानी कि Q की वैल्यू ज्यादा है, तो Q की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है रिएक्शन हमारी राइट से लेफ्ट हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट डोमिनेंट रहेंगे, यानी कि रिएक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि रिएक्टेंट डोमिनेट रहेंगे, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो हम बोलेंगे रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे क्या रहेंगे, प्रोडक्ट आपके डोमिनेंट रहेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमारा रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू उसको भी मैंने आपको बताया, और आपका जो है जो आपका रिएक्शन क्वेश्चन है उसके बारे में बताया। अब इन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 7.7 नंबर एक का एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है 2A रिवर्सिबल B प्लस C, ये रहेगा, ये है एट अ गिवन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मोलर फॉर 4 मोलर है, यानी कि कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन A है वही कंसंट्रेशन ऑफ B के इक्वल है, वही कंसंट्रेशन ऑफ C के इक्वल है, और ये इक्वल है किसके, 3 × 10⁻⁴ के, 3 × 10⁻⁴ के, 4 मोलर के इक्वल है। यहाँ पे M का मतलब क्या है, मोलर, मतलब मोल पर लीटर, M का मतलब है, ध्यान रहे, M का मतलब होगा मोलर, मतलब मोल पर लीटर, इस तरह से। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है। तो हमको क्या है कि द रिएक्शन, हाँ, और इस रिएक्शन के जो KC दिया हुआ है, ध्यान रहे, KC हमको दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻⁻3, ये हमको दिया हुआ है। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, तो देखो अब हमको किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, हमको KC दिया हुआ है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दिया हुआ है, अब हमको पता करना पड़ेगा किस में जाएगी, तो हम Q हमको निकालना पड़ेगा। तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, इस तरह से रहेगा। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ अपॉन आपका 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, ये रहेगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जो K की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻³ हमको दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Q बड़ा है K से, Q बड़ा है K से। अब इसमें क्या है कि अगर Q बड़ा है K से, तो मैंने बताया जब Q बड़ा हो K से तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, यानी कि Q बड़ा है K से तो रिएक्शन विल बी मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब रिवर्स हो जाएगी,
लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसलिए ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब आता फैक्टर अफेक्टिव, अब आता हमारे पास के रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रिएक्शन क्वेश्चन क्यू एंड व्हाट गिव्स एनर्जी जी। तो हमारे पास एक होता है रिलेशन बिटवीन के क्यू एंड डेल्टा जी, इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना होता है। पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ है। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है एट इक्विलिब्रियम, जब हमने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर दिया तो वहां पे जो डेल्टा जी होता है वो आपका 0 हो जाता है, तो हमारा बनता है डेल्टा जी नोट। और क्या होता है हमारे पास क्यू जो है वो के इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, है ना, होता नहीं होता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, अब देखो हमको पता है कि एल एन के क्या होता है, ये होता है 2.303 log के। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी log के। अब एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया और एक है, अगर मैं इसकी बात करूं और यहां पे हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो एल एन के हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, और हम इसको एंटी लॉग लेंगे टेकिंग एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सपोनेंट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये रहेगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ओके, और यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा log के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, और इसका टेकिंग एंटी लॉग ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻⁻ माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन, ये माइनस 2 बार क्यों आ गया, ये के रहेगा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 2.303 आर टी से एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगेन बात वही है कि डेल्टा जी की वैल्यू 3 हमारी हो सकती है, एक तो हो सकती है पॉजिटिव, एक हो सकती है नेगेटिव, और एक हो सकती है 0। जब 0 होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा। ओके, अगर नेगेटिव होती है तो ये जाएगा राइट साइड में, रिएक्शन विल मूव इन राइट साइड, यानी कि राइट डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहे होंगे, प्रोडक्ट आपके बन रहे होंगे। ओके, अगर पॉजिटिव होगी तो आपकी लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि रिवर्स जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि a प्लस बी। अगर मैं कहूं a प्लस बी और रिवर्सिबल है c प्लस डी, तो अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू कहूं तो यहां पे 0 हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी पॉजिटिव, और यहां पे हो जाएगी निगेटिव, ये रहेगा हमारा। अगर निगेटिव होगी तो आगे जाएगी, पॉजिटिव होगी तो पीछे जाएगी, और 0 होगी तो इक्विलिब्रियम रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ टर्म है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अब आता फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली शिटेलियर प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बनते हैं इस पे। उसका नाम है ला शिटेलियर प्रिंसिपल। ये चीज, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी रिएक्शन के दौरान, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के दौरान आप किसी की कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर रहे हो,
तो उस केस में इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये जैसे कि H2, एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे H2 प्लस I2 और रिवर्सिबल साइन 2HI, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें लेट से मैंने हाइड्रोजन ऐड करा, इसमें या तो हाइड्रोजन ऐड करा या मैंने आयोडीन इसमें ऐड करा, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन ऑलरेडी है, अब आपने और ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ेगी, यानी कि रिएक्शन उस साइड जाएगी जिससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को डाल दूं, इसमें ऐड कर दूं, ध्यान रहे ऐड कर दूं, तो रिएक्शन इस ओर जाएगी, इस वाले केस में इस ओर जाएगी, इस वाले केस में इस ओर जाएगी। ऐसी ही अगर मान लीजिए मैं इसमें से H2 और आयोडीन की कंसंट्रेशन को निकाल लेता हूं, क्या किया मैंने, निकाल लिया H2 और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो मैंने उसमें से निकाल लिया, तो यहां पे कंसंट्रेशन में कमी हो गई। अब जब कंसंट्रेशन में कमी हो गई तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के H2 और I2 में कन्वर्ट होकर उसकी कमी को पूरा कर देगी, तो उस केस में क्या है, रिएक्शन रिवर्स जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं H2 हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को निकाल दूं तो रिएक्शन में यहां पे इसकी हो जाएगी कमी, तो इस केस में क्या है कि रिएक्शन जो है आगे की ओर जाएगी उस कमी को पूरा करने के लिए। मान लीजिए मैं कहूंगा कि व्हेन द कंसंट्रेशन, मैं कहूंगा व्हेन द कंसंट्रेशन of any of reactant or products in a reaction at equilibrium is changed, the composition of equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of concentration चेंज, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बात वही है कि जिस साइड की कंसंट्रेशन आप रिमूव करोगे, ऐड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग देखोगे। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिमूव कर रहे हो तो रिएक्शन पीछे जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट के साथ है, आप अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को निकाल रहे हो तो रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है ना, ये होता है। ऐसे हमारे पास आता है अगला टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, तो इसके केस में भी ऐसा ही है, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, सिर्फ आप देखो, आप वीडियो को बार बार जो है रिपीट करना, रिवर्स करना, आपको हो जाएगा मालूम। जैसे हमारे पास है 3H2 प्लस N2 और रिवर्सिबल साइन है हमारे पास 2NH3। एक केस ये लिया हमने, एक लिया हमने H2 प्लस I2 और यहाँ पे रहेगा 2HI। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम चेक करेंगे मोल्स, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उस पर प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होगा। रिमेंबर दिस, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उस पर प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक मिनट, तो दो ठीक है। तो अब हमारे पास एक छोटा सा मैं अगर कराऊं तो कि
हमारे पास नंबर ऑफ मोल और जो वो होता है प्रेशर, वो उसका आपने गैसेस स्टेज में पढ़ रखा होगा कि PV इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास nRT, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितने ज्यादा मोल होंगे, ठीक है ना, ये चीज है हमारे पास। तो अगर इन विच द रिएक्शन गोज टू, ठीक है, जरा यहाँ पे देखो, जो मैंने कहा एक बार बोल रहा हूँ कि ये चीज करती डिपेंड मोल पे, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे प्रेशर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे मोल देखूं रिएक्टेंट के, तो मोल होंगे 3 + 1 इज 4 और यहाँ पे रहेंगे 2 होंगे, तो यहाँ पे मोल ज्यादा है, तो जितने मोल ज्यादा होंगे प्रेशर क्या होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हो, अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। अगर आप यहां पे प्रेशर अप्लाई करते हो, अब यहां पे मोल कम है तो रिएक्शन पीछे जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस पर क्या कहें कि जिस पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वहां पे मोल ज्यादा है तो रिएक्शन क्या जाएगी, आगे की ओर जाएगी, मतलब उसके अपोजिट हो जाएगी। अगर जिस यहाँ पे जैसे प्रेशर यहाँ पे मोल 4 है तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्रेशर आपने अप्लाई किया इस साइड, या इस साइड नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो है ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस साइड नहीं होता, बल्कि हम जो हमारे पास वो होता है सिलेंडर होता है वो बंद होता है, तो इस साइड नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पे 3 + 1 = 4 और यहाँ पे 2। तो जब आप इसमें प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होगे तो इसमें इस तरफ मोल ज्यादा है, 4 है, इस तरफ 2 मोल है, तो दोनों पे इक्वली प्रेशर लग रहा होगा। तो जब प्रेशर लग रहा होगा तो रिएक्शन अपने आप ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपने आप ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इस तरफ मोल्स ज्यादा है तो उस मोल्स की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कहाँ जाएगी, वो आगे की ओर जाएगी, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे हमारे पास में इसको मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि इसमें लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने लिखवा दी, यहाँ पे मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखो जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे वहां से रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस ओर, जिस तरफ मोल कम होंगे। अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले केस में अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम मोल देखें तो यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है, तो इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ओर क्या है, मोल इक्वल है, तो इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। ऐसे हमारे पास तीसरा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उससे जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और उससे इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लास्ट है ये वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आपको पता है 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक और एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो डेल्टा एच का साइन होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, और डेल्टा एच में जो आपका एंडोथर्मिक, जो डेल्टा एच का साइन जो होता है वो एंडोथर्मिक वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर पड़ता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था अभी शुरू में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सिर्फ टेम्परेचर का ही असर पड़ता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, नहीं मैं कहूंगा कि एट लो टेम्परेचर रिएक्शन विल फेसिबल, FEASIBLE, मतलब आसानी से आगे जाएगी, आसान रहेगी वो चीज। और ये वाली जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है एट हाई टेम्परेचर, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल फेसिबल। यानी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए लो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए हाई, उल्टा उल्टा हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक काफी है, कल हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम इसके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, है नहीं क्या मैम? नहीं